हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में अपना जो टॉपिक चल रहा है साइका से जिम्नोस्पर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई उनकी जो आंतरिक संरचना होती है उनके बारे में अध्ययन किया है। आज जो अपना जो टॉपिक है साइकस के अंतर्गत वो है जनन। तो टॉपिक अपना चल रहा है भाई साइकस जिम्नोस्पर्म, और इसमें हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, जनन के बारे में। जनन के बारे में आप जानते ही हैं कि भाई इसमें जीव द्वारा या पादप द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न की जाती है। तो साइकस में रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो जनन होता है दो विधियों के द्वारा होता है। पहली जो विधि होती है एक तो होती है कायिक जनन विधि। तो हम लिखते हैं कि भाई साइकस में जनन कायिक विधि, और जो दूसरी विधि होती है वो होती है भाई लैंगिक विधि। कायिक विधि एवं लैंगिक विधि के द्वारा होता है। लैंगिक विधि के द्वारा होता है। तो कायिक जनन, इसमें साइकस में जो जनन की विधि होती है भाई दो होती है, कौन सी, कायिक जनन विधि और लैंगिक जनन विधि। तो कायिक जनन में तो हम पढ़ेंगे भाई जो पादप होता है उसके कायिक भागों के द्वारा ही क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। जबकि जो लैंगिक विधि होती है इसमें लैंगिक अंगों का निर्माण होता है, उनमें जो गैमेट्स बनते हैं उनमें फ्यूजन होता है, उसके बाद क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई कायिक जनन विधि के बारे में। कायिक जनन विधि, तो कायिक नाम से स्पष्ट हो गया कि इसमें पादप शरीर के द्वारा मतलब कायिक भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। तो बात करते हैं भाई जैसे साइकस है, साइकस का ये रूट हो गई, जड़ भाग हो गया, इसके ऊपर जो पाई जाती हैं कुछ इसके लिए लीव्स पाई जाती है, मतलब दो प्रकार के पर्ण पाई जाती है भाई, सल्की पर्ण और सामान्य पर्ण पाई जाती है। हमने पहले पढ़ा है कि भाई जो साइकस होता है उसमें दो प्रकार की पर्ण पाई जाती है, एक तो सल्क पर्ण, दूसरी सामान्य प्रकार की पर्ण। तो सामान्य प्रकार की पर्ण कुछ इस प्रकार की होती है। ये हो गई इसकी सामान्य पर्ण। तो हम बात कर रहे हैं भाई कायिक जनन विधि की। तो इसमें विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं भाई पत्र कलिकाएं। ठीक है, कि जो साइकस होता है इसमें जो कायिक जनन होता है किसके द्वारा होता है भाई, पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है, जिसको हम बोलते हैं बुलबिल्स के द्वारा होता है। अभी बुलबिल्स होते क्या हो और इनका जो निर्माण होता है कहाँ होता है। तो जो बुलबिल्स होते हैं, जो पत्र कलिकाएं होती हैं, ये क्या होती है कि जहाँ पर्णाधार होते हैं, ठीक है, पर्ण के आधार होते हैं उनके नीचे पाई जाती है। और ये सामान्यतः जो सल्कपर्ण होती हैं उनके नीचे पाई जाती है भाई, सल्कपर्ण के नीचे। ठीक है, इसके अलावा जो पर्णाधार होते हैं भाई, जो तना होता है, तने के भाग में जहाँ पर्ण जुड़ी हुई थी वो पर्णधार, तो वहां पर कुछ विशेष प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं पत्र कलिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये जब पत्र कलिका मुख्य पादप से जब अलग हो जाती है, ठीक है, जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो प्रत्येक जो पत्र कलिका होती है विकसित होकर क्या होती है, नए पादप का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार की जो विधि होती है कायिक जनन विधि कहलाती है। और जो साइकस होता है वो एक लिंगाश्रयी पादप होता है। एक लिंगाश्रयी पादप समझ गए कि मतलब इनमें नर और जो मादा जो पादप होते हैं अलग अलग होते हैं। तो नर पादप के द्वारा या नर पत्र कलिका के द्वारा भाई नर पादप का निर्माण होता है। ठीक है, और मादा जो पादप होता है उसकी पत्र कलिका के द्वारा मादा पादप का निर्माण होता है। तो साइकस में कायिक जनन की विधि के बारे में लिखेंगे कि साइकस में ये हैं, साइकस में ये हैं जनन की सरलतम विधि है। ठीक है भाई, एक सरल प्रकार की विधि होती है। यह है जनन या कायिक जनन, बताया था भाई किसके द्वारा होता है, पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है। अपस्थानिक प्रकार की
पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है, पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है। ये पत्र कलिकाएं भाई कहाँ होती है? पर्णाधारों के नीचे स्थित होती हैं, पर्णाधारों के नीचे सल्क पर्ण, इसके लिए जो लीव्स होती हैं सल्क पर्ण की कक्ष में निर्मित होती हैं। अभी वो डायग्राम में बताया था वो ये रूट भाग हो गया। इधर क्या पाई जाती हैं? पर्णाधार सल्की पर्ण, ठीक है। उसके बीच बीच में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पत्र कलिकाएं कहते हैं। तो साइकस एक लिंगाश्रयी पादप होता है, साइकस एक लिंगाश्रयी पादप होता है। नर पादप की पत्र कलिका से नर पादप, इसमें जो नर पादप होता है उसकी पत्र कलिका से, ये पत्र कलिका से नर पादप व मादा पादप की पत्र कलिका से मादा पादप का निर्माण होता है, मादा पादप का निर्माण होता है। ठीक है भाई। उसके बाद कि इसमें जो पत्र कलिका होती है कैसी होती है? अंडाकार संरचना होती है। तो पत्र कलिका अंडाकार संरचना होती है, एक अंडाकार संरचना होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं गोलाकार प्रकार की संरचना होती है। और यह क्या होती है? आधार से चौड़ी व ऊपर की ओर निकुली होती है, कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है भाई, आधार से चौड़ी और ऊपर से क्या होती है? नुकुली पाई जाती है। तो यह आधार से चौड़ी एवं शीर्ष भाग से या ऊपर की ओर नुकीली होती है। नेक्स्ट अब हम इसमें लिखेंगे कि भाई जो पत्रकलिका होती है उसमें पत्रकलिका में सामान्य तथा सल्क पर्ण दोनों मिलते हैं। पत्रकलिका में सामान्य व सल्क पर्ण मिलते हैं। जमीन पर गिरने पर या भूमि पर गिरने पर ये पत्रकलिका नए पादप का निर्माण करती है, नए पादप का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये होती है कायिक जनन विधि। उसके बाद जो सेकंड जो विधि होती है भाई वो है लैंगिक जनन विधि। सेकंड जो विधि है क्या है? लैंगिक जनन विधि। तो लैंगिक जनन में हम बात करते हैं भाई जो साइकस का जो पादप होता है कैसा होता है? बीजाणु दो अवस्था होती है, मुख्य अवस्था, और ये एक लिंगाश्रयी होता है। अभी हमने पढ़ा है कि इसमें नर पादप और जो मादा पादप जो क्या होते हैं भाई भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो नर पादप होता है तो उस पर जो लैंगिक अंग का जो निर्माण होगा वो क्या क्या कहलाएगा भाई? नर शंकु। ठीक है, नर शंकु। और मादा जनन अंग की बात करें तो वो होता है मादा शंकु। ठीक
ठीक है। नर जनन क्या हो गया, नर शंकु, और मादा जनन क्या हो गया, मादा शंकु। तो जो नर शंकु का जो निर्माण होता है पादप में कहाँ होता है, लघु बीजाणु पर्ण पर होता है। यह लघु बीजाणु पर्ण पर भाई नर शंकु विकसित होते हैं। और मादा शंकु की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है गुरु बीजाणु पर्ण पर होता है, या गुरु बीजाणु पर्ण पर विकसित होते हैं, ठीक है। तो भाई नर पादप में नर शंकु लघु बीजाणु पर्ण पर निर्मित होता है, और मादा पादप में मादा शंकु का निर्माण होता है, वो गुरु बीजाणु पर्ण पर निर्मित होता है। तो साइकस एक लिंगाश्रयी पादप होता है, इसमें हम लिखेंगे साइकस एक लिंगाश्रयी पादप होता है। नर पादप में तो नर शंकु का निर्माण होता है, नर पादप में नर शंकु का निर्माण होता है जिसका जनन अंग होता है, तथा नर शंकु कहां पर निर्मित होते हैं ये भी लिख देते हैं। नर शंकु लघु बीजाणु पर्ण पर व मादा शंकु गुरु बीजाणु पर्ण, मादा शंकु गुरु बीजाणु पर्ण पर लगते हैं या विकसित होते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले भी नर शंकु के बारे में। तो लैंगिक जनन में अपना जो टॉपिक है अब नर शंकु का निर्माण, ठीक है भाई। तो इधर डायग्राम में देखते हैं कि भाई ये क्या है, साइकस का तना होता है, ठीक है। तो साइकस का जो शीर्ष भाग होता है, ऊपर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, वहां पर इसमें क्या होता है भाई नर शंकु का निर्माण होता है। तो सबसे पहली बात कि जो नर शंकु का जो निर्माण होता है कहाँ होता है भाई, साइकस का जो प्रेरो भाग होता है, ठीक है, उसके ऊपरी भाग में हम कह सकते हैं तने के शीर्ष भाग में नर शंकु का निर्माण होता है, ठीक है। जब नर शंकु का जब निर्माण होता है तो साइकस का जो तना होता है, इसकी जो ऊपर की जो शाखाएं होती है आगे की तरफ क्या होती है, इसमें कुछ समय के लिए वृद्धि रुक जाती है। जैसे ही नर शंकु का निर्माण हो गया तो आगे की वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद इसमें क्या होती है भाई, शीर्षस्थ विभजोतक कोशिकाएं होती हैं। भाई सीधी सी बात है, इसका जो शीर्ष भाग होता है उसमें क्या होती है, शीर्षस्थ विभजोतक सेल्स होती हैं। वो क्या लेती है, डिवीजन लेती है। जब वो डिवीजन लेती है तो इसमें क्या होती है, साइड से क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। और जो कोण होता है, मतलब जो नर शंकु होता है पार्श्व की तरफ हो जाता है, मतलब एक साइड हो जाता है, ठीक है। एक साइड हो गया तो उसमें जब शीर्षस्थ विभजोतक में जब वृद्धि होती है तो इसकी शाखाओं में दोबारा से क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो एक साइड एक दिशा की ओर जो गति होती है उसको हम बोलते हैं सिम्पोडियल शाखा, ठीक है भाई। जैसे बात करें ये हो गया तो इधर शंकु क्या चला गया भाई, पार्श्व में चला गया साइड में। अब इधर से शीर्षस्थ विभजोतक की कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और शाखाओं का निर्माण करती हैं फिर से, तो वो शाखाएं क्या कहलाती हैं, सिम्पोडियल शाखा कहलाती है। और इस प्रकार की जो वृद्धि, मतलब एक दिशीय जो वृद्धि होती है इनकी, वो क्या कहलाती है, सिम्पोडियल वृद्धि कहलाती है, ठीक है। और कोण की बात करें तो भाई बता ही दिया कैसा होता है, अंडाकार होता है, आधारी भाग से चौड़ा होता है, शीर्ष भाग से कैसा होता है, सकड़ा होता है। और बात करें साइकस में, इसकी जो लंबाई होती है सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे मतलब जो सबसे जो लंबा नर शंकु पाया था साइकस में पाया था, इस शंकु की लंबाई लगभग इसमें 50 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। तो क्लियर है। तो इसमें हम लिखेंगे शीर्षस्थ विभजोतक द्वारा शीर्षस्थ विभजोतक द्वारा तने के शीर्ष भाग पर, तने के शीर्ष भाग पर नर शंकु निर्माण होता है, नर शंकु निर्माण होता है। इससे तने की वृद्धि रुक जाती है, इससे तने की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। कुछ समय बाद नर शंकु के आधार पर
एक शीर्षस्थ विभजोतक का निर्माण होता है। एक शीर्षस्थ विभजोतक का निर्माण होता है। जिससे शंकु पार्श्व में आ जाता है, मतलब साइड में आ जाता है। फिर क्या होता है, पौधे में दोबारा से वृद्धि होती है, तो पौधे में पुनः दोबारा से अक्षीय वृद्धि होती है। अक्षीय वृद्धि होती है। ऐसी शाखा को सिंपोडियल शाखा कहते हैं। ऐसी शाखा को सिंपोडियल शाखा कहते हैं। यह वृद्धि क्या कहलाती है भाई, सिंपोडियल शाखा, और जो वृद्धि होती है क्या कहलाती है, सिंपोडियल वृद्धि कहलाती है। तो यह वृद्धि सिंपोडियल वृद्धि कहलाती है। साइकस का नरशंकु मैंने बताया था भाई कैसा होता है, अंडाकार होता है। तो नरशंकु अंडाकार होता है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है भाई, 50 सेंटीमीटर होती है। और पादप जगत की बात करें तो मैंने बताया था कि साइकस का जो नरशंकु होता है पादप जगत में सबसे बड़ा होता है, कितना, 50 सेंटीमीटर। तो यह है पादप जगत का सबसे बड़ा नरशंकु होता है। यहां तक क्लियर है भाई।